नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान ग्रामोदय महाविद्यालय बिलड़ा। जो हमारे ऑनलाइन क्लासेज जो संचालित हो रही है उसकी अगली कड़ी में आज बात करेंगे विचारधारा के विकास के बारे में। विचारधारा का विकास। दोस्तों, कल हमने बात करी थी कि विचारधारा होती क्या है, विचारधारा का जन्म कैसे होता है, विचारधारा बनती कैसे है और उसके कतिपय उदाहरण और राजनीतिक विचारधारा, इन सभी के बारे में अपने अच्छे से जानकारी करी थी कि भाई किस प्रकार से जो है व्यक्ति के विचार है किसी घटना या किसी विषय वस्तु या किसी व्यवस्था को देखकर उसके मन में जो विचार आते हैं उन विचारों को वो किस तरीके से व्यवस्थित रूप से एक श्रृंखला के रूप में दुनिया के सामने रखता है, दुनिया उनका अनुसरण करती है, उनके अनुयायी बनते हैं, उसको आगे प्रसार के रूप में लेते हैं। तो ये धीरे धीरे ये विचार है वो विचारधारा के रूप में बदल जाता है। आज अपन दोस्तों बात करते हैं कि ये जो विचारधारा है इसका विकास जो है अभी तक कैसे हुआ, यानी जब से विचारधारा का जो जन्म हुआ है वहां से लगाकर आज तक इसका जो है विचार कैसे हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को बात ये जहन में रखनी है कि जो विचारधारा जो शब्द है वो विचारधारा शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो समाजशास्त्र शब्द की भांति ही फ्रांस में हुआ है। कहां हुआ है? फ्रांस में। फ्रांस विचारों की जननी रहा है। फ्रांस से कई प्रकार के बड़े से बड़े राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में विद्वानों का योगदान रहा है। और वहां जो क्रांति का सबसे बड़ी जो क्रांतियां हुई वहां उसमें भी जो है विचारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो विचारधारा शब्द है वो फ्रांस से शुरुआत होती है उसकी। और उसमें सबसे पहला बिंदु हमारे सामने आता है कि वो आता है, एक आता है जेरेमी बेंथम, ये जो विचारक, और नेपोलियन बोनापार्ट, ये शासक, ये फ्रांस के महान शासक हुए और ये अच्छे से विचारक हुए। इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से अपने विचारों में जो है इस विचारधारा को सम्मिलित किया। यानी इनके जो विचार थे उसमें सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक विचार दिए, तो सबसे पहले इन्होंने मानव व्यवहार की व्याख्या की। मानव व्यवहार को आधार बना के अपनी जो है अपने विषय को आगे बढ़ाया, अपने विचारों को आगे बढ़ाया और विचारधारा के विकास में योगदान दिया। फिर बाद में ये है नेपोलियन बोनापार्ट। इसने भी अपने देश के देशवासियों को अपने साथ में इस तरीके से जो है एकीकृत किया, या ये कह सकते हैं एक राष्ट्रवादी विचार के रूप में फ्रांस के जनमानस को अपने साथ लिया ताकि वो विश्व विजेता बन सके। तो जनमानस को एकत्रित किया, यानी इन दोनों लोगों ने, बेंथम और नेपोलियन ने जो है अपने विचारों से, अपने जो है मन के उद्गारों से जो है विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ये सबसे पहले प्रयास है। इसके बाद में भी कई प्रकार के, जैसे हमने कल हिटलर की बात करी थी, हिटलर, मुसोलिनी, इन्होंने भी अपने देश के अंदर राष्ट्रीय विचारों के माध्यम से विचारधारा को आगे बढ़ाया। और हिटलर तो आप जानते हो जर्मनी में फिर आगे जाके वो तानाशाह भी बन जाता है, दोनों, ठीक है, ये इटली का और ये जो है जर्मनी का। तो ये दोनों व्यक्ति विचारधारा को आगे बढ़ाने का इन्होंने अच्छे से प्रयास किया। अब दोस्तों अपन दूसरे बिंदु पे चलते हैं। दूसरा इसका बिंदु है वो है क्यों पहला बिंदु तो नेपोलियन बोनापार्ट और इसके जेरेमी बेंथम के द्वारा और कई शासक हुए उनके द्वारा जो है इसको आगे बढ़ाया गया विचारधारा को। फिर बाद में बात आती है, वो आती है 18वीं शताब्दी, 18वीं व 19वीं शताब्दी में विचारधारा का विकास। यहां दोस्तों अपने को दो चीजें ध्यान में रखनी है। वो ये है कि
इससे पहले का जो विचार थे, जो विचारधाराएं थी, वो सारे यानी 18वीं और 19वीं शताब्दी के पहले वो सारे किसको लेकर चली थी? आदर्श को लेकर। किसको? आदर्श। आदर्श या यूं कह सकते हैं आध्यात्मिक, या यूं कह सकते हैं प्राचीन, या जो जिसमें विचारों का जो विकास शुरू हुआ उसकी शुरुआती अवस्था को आप कह सकते हैं आदर्श। क्योंकि उन सभी लोगों ने एक आदर्श रखा था कि भाई समाज में ये होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था को ऐसा होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, यानी सारी चीजें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को लेकर जो है राजनीतिक व्यवस्थाएं भी बनी और कई प्रकार के जो है विचारक हुए, उन्होंने ये चीजें भी दी, जिसमें अपन प्लेटो, अरस्तु इनकी बात कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो अपन इसकी शुक्र है और ऐसे कई जो विचारक हुए, इन्होंने आदर्श की बातें करी थी, यानी आध्यात्मिक तरीके से आदर्श की, क्योंकि इसमें नैतिकता व धार्मिक बातों का संयोजन होता है। फिर हुआ क्या, तो ये बातें धार्मिक और आदर्श वाली, नैतिकता वाली बातें ज्यादा लोगों के सामने रखी गई, तो फिर बाद में कल भी मैंने आपको बताया था, कोई भी विचार हो उसके विरुद्ध या उसकी आलोचना के रूप में कहीं ना कहीं नए विचारों का जन्म होता है। तो उस समय इनका भी विरोध हुआ कि भाई केवल अपन को आदर्श की बातें करने से होगा नहीं, हमें वास्तविक स्थिति क्या है, यानी व्यवहार में क्या है। तो बात चली व्यवहार की। दूसरा इसका जो एक बिंदु तो ये हो गया, दूसरा ये होता है व्यवहार। व्यवहार या अनुभव, यानी हमें उन चीजों की बात करनी पड़ेगी, उन विचारों की बात करनी पड़ेगी जो सीधे व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है, यानी इस समय से संबंधित है। जिस समय व्यक्ति वो बात कर रहा है उसके व्यवहार से, यानी उसके अनुभव से वो चीज बाहर आनी चाहिए। जो विचार है वो अनुभवी होने चाहिए, अनुभव होना चाहिए उसके पीछे कि हमने उन चीजों को भुगता है या हमने उन चीजों को देखा है। यानी व्यवहार की बात हुई, अनुभव की बात हुई, तो इसके विरोध में, किसके विरोध में? आदर्श या आध्यात्मिकता के विरोध में एक नए प्रकार के विचार जन्म लेते हैं, वो आपके हैं व्यवहार या अनुभव। इसमें एक विचारक हुए जिन्होंने इसको विचारों का विज्ञान कहा है, विचारों का विज्ञान या विचारों का अध्ययन, विचारों का अध्ययन। वो थे दोस्तों, वो थे आपके कॉन्डिलेक। कौन थे? कॉन्डिलेक। ये एक ऐसे विचारक थे, इन्होंने कहा कि विचारों को वैज्ञानिक तरीके से रखना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से उनको वैज्ञानिक कसौटियों पे कसना चाहिए, तब जाके ही जो विचार है उनकी व्यावहारिकता बनी रहेगी, नहीं तो कोई मतलब उसका नहीं है। यानी केवल आदर्श की बातें नहीं होगी, हमें विचारों का विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीके से बात करनी पड़ेगी, और विचारों के जो अध्ययन की जो श्रेणी है उसमें हमें वैज्ञानिकता लानी पड़ेगी, उसके अंदर हमें तथ्य ढूंढने पड़ेंगे जो सत्य है, जो इस समय दुनिया पर लागू होते हैं और जो व्यवहार में काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये दो बिंदु हो गए आपके विचारधारा के विकास से संबंधित। अगला तीसरा बिंदु है दोस्तों, वो है आपके समाजवादियों का योगदान। किनका? समाजवादियों का। तीसरा बिंदु है समाजवादियों का योगदान, यानी विचारधारा के विकास में समाजवादियों का क्या योगदान है। देखो दोस्तों, बात करते हैं अपन इसमें सबसे पहले, वो बात होती है समाजवादी विचारकों की कि भी दुनिया में जितने भी समाजवादी विचारक हुए जिन्होंने समाज को केंद्र बिंदु रखा। किसको केंद्र बिंदु रखा? समाज। यानी सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं, सभी आर्थिक क्रियाएं, सभी सांस्कृतिक सामाजिक क्रियाएं किसको ध्यान में रखकर होगी? समाज को ध्यान में रखकर होगी। यानी उनका अंतिम उद्देश्य क्या होगा? समाज का भला करना। क्या होगा? समाज का भला करना। या जो सारी व्यवस्थाएं किसके लिए संचालित होगी? समाज के लिए। तो समाजवादियों ने जो विचार रखा कि भाई जो हमारी जो विचारधारा है वो है कि ना तो केवल किसी एक व्यक्ति का संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए, ना किसी समूह का, बल्कि पूरे समाज का उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए। तो एक जो इसमें निकले विचार बनाने वाले में सबसे पहले अपन बात कर देते हैं मार्क्स की, कार्ल मार्क्स व एंजेल्स।
ये दो ऐसे विचारक हुए दोस्तों, इन्होंने जो दुनिया के अंदर जितना भी संघर्ष होता है उस संघर्ष को इन्होंने वर्ग संघर्ष के रूप में कन्वर्ट करके उसको बता दिया कि अंतिम रूप से जो है ये संसाधन जितने भी राज्य के पास होते हैं उस पर अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वहारा वर्ग का होगा। सर्वहारा वर्ग, एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों मैं, सर्वहारा वर्ग, यानी वंचित शोषित जिसका अभी तक सभी ने शोषण किया, ठीक है, वो सर्वहारा वर्ग। फिर बात करी इन्होंने वर्ग संघर्ष की, इसकी बात करी वर्ग संघर्ष की। इसके अलावा कई ऐसे उदाहरण हैं दोस्तों जो इस प्रकार के हैं कि वो सारी व्यवस्थाएं, जैसे अपन बात करते हैं रूस की, तो वह लेनिन का उदाहरण ले लो। अपन बात करें चीन की तो माओ की बात कर लो, माओ से तुंग, ये सभी लोग समाजवादी विचारों को लेकर चले थे और आपको पता होना चाहिए आज उन्हीं विचारों को लेकर वहां सरकारें संचालित है, सरकारें चल रही है, ठीक है। तो ये जो समाजवादियों को लेकर चलने वाले जो विचार थे, इसमें एक और है, बात करते हैं अपन कांट की। कांट महोदय का आपने पढ़ा होगा, कांट ने कहा कि ये विचारधारा है वो ज्ञान है, ज्ञान का विज्ञान है, ज्ञान का विज्ञान है। इस तरह से हिगल दोस्तों ध्यान रखना, हिगल ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया। कौन से विचार को? कि ये जो है विचारधारा हो वैचारिक एक ज्ञान है, विज्ञान है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों ये 3 बिंदु हो गए आपके विचारधारा के विकास के। अब दोस्तों चौथा बिंदु है वो आपके सामने भी मैं लिख रहा हूं। चौथा जो है बिंदु वो है आपके आधुनिक काल में विचारधारा का विकास, यानी वर्तमान समय के अंदर जो विचारधारा है वो किस तरह की है, किस तरीके से विचारधारा को आगे बढ़े। देखो अभी आधुनिक काल है वो विचारधाराओं का काल है। किसका काल है? विचारधाराओं का काल, विचारधाराओं का। क्योंकि इस समय विचार पहुंचाना और विचार को प्रसिद्धि दिलाना सबसे इजी काम हो गया। उसकी वजह यह है कि जितना भी हमारा संचार तंत्र बना है, जितना भी मल्टीमीडिया आया है, उसके माध्यम से विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, या ये कह सकते हैं एक देश से दूसरे देश के अंदर पहुंचाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है ना। तो विचारधाराओं का ये युग है अभी वर्तमान। इस समय कई प्रकार के जो है नए नए विचार पनपे हैं। अपन बात करते हैं तो जो पहले आदर्शवाद था, उसके बाद में जो नया आया वो आया आपका व्यवहारवाद, फिर उदारवाद, फिर एक नई धारणा आई वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण, नव समाजवाद, बहुसंस्कृतिवाद, यानी दोस्तों ये जितने भी नए नए जो विचार आए हैं ये वर्तमान समय के अंदर जो है विचारधाराओं का एक अपन कह सकते हैं विकास में इनका जो है बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। यानी ये जितने भी नए नए जो वाद है, व्यवहारवाद है, उदारवाद है, नव उदारवाद है, बहुसंस्कृतिवाद है, आपके जो है नव समाजवाद है, ठीक है ना, ये सारे जो विचार जो नई नई विचारधारा आई है वो सारी इन विचारधाराओं के आधुनिक काल में विकास के फलस्वरूप ही आई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगली कड़ी को लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।